देखिए आप लोग अगर अपना पेपर प्रीवियस ईयर देखें ना, पिछले 3 साल में पीएनसी के क्वेश्चन, परमुटेशन कम्बिनेशन के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं और कम से कम 4 क्वेश्चन, और अक्सर ये डिविजिबिलिटी के साथ मिक्स कर देते हैं। तो थोड़ा सा परमुटेशन में बिल्कुल छोड़ देना सही नहीं है और बहुत डिटेल, लेकिन जो बेसिक काउंटिंग के टेक्निक है उतना आपको आना चाहिए, सीसेट के लिए उतना ज़रूरी है। अच्छा, परमुटेशन कम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं स्टैंडर्ड नोटेशन बता दे रहा हूँ, और हम लोग परमुटेशन कम्बिनेशन के सारे क्वेश्चन को एक मेथड यूज़ करें, सिर्फ कम्बिनेशन से, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि परमुटेशन यूज़ करना, कम्बिनेशन, दोनों एक रिलेशन है, वो अभी मैं डिटेल में देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ना एक बाइनोमियल कोफिशिएंट का नोटेशन होता है NCR। तो ये जैसे n, यहाँ पे ऐसे समझो पहले इसको, ये जैसे 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1, तो इसको ना एक नोटेशन दे गया 1 से लेके 3 तक, इन नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन को एक शॉर्ट नोटेशन दे गया फैक्टोरियल 3, ठीक है, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3। अब मान लें जैसे उसी तरह होता 100 × 99 × 3 × 2 × 1, तो अब इसको बार बार इतने बड़े एक्सप्रेशन को लिखना होता तो अपने कन्वीनियंस के लिए हमने एक नोटेशन ले लिया, इसे कहते हैं फैक्टोरियल 100। ये जो नोटेशन होता है फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100, ठीक है ना। ये फैक्टोरियल नोटेशन या तो इस तरह लिखते हैं या कुछ बुक्स में ऐसे बनाते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100। तो इसको यूज करके बेसिकली इसको जैसे मैं बता दूं 4C3 का क्या मतलब होता है, पहले सॉल्व कैसे करते हैं ये समझे, फिर बाद में इसका मीनिंग बताता हूं क्या होता है। 4C3 का मतलब होता है कि 4/3 इंटू 4/3 इंटू एक एक कम करते जाए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, 3/2 इंटू 2/1। जब नीचे 1 आ जाए तो इसको बस यहीं से सॉल्व कर लेना, तो 2 2 से कैंसिल हो गया, 3 3 से कैंसिल हो गया, 4C3 का मतलब होता है 4। बेसिकली ये फार्मूला जो होता है वो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से, 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का वे होता है। तो ये जो इन जनरल अगर यहाँ n है और यहाँ r है, जहाँ r और n नेचुरल नंबर है, तो ये इसके इक्वल होता है NC n-r के, क्योंकि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना या n-r ऑब्जेक्ट रिजेक्ट करना एक ही बात है। मैं ये कहूँ कि 10 में से 10 डिफरेंट बॉल्स हैं, उनमें से मैं 4 बॉल्स सेलेक्ट करूँ या 6 रिजेक्ट कर दूँ, एक ही बात है। तो NCR इक्वल्स NC n-r, ये की है। जैसे 4C3 सॉल्व किया था ना, तो इस 4C3 को मैं लिख सकता हूँ 4C और 4 - 3 यहाँ कितना हो गया 1, यहाँ पे R लिख दे या इस n में से R घटा के लिख दे, एक ही बात है। तो अगर 4C1 को लिखेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा 4/1, तो ये कितना आ गया 4। ये सॉल्व करने का है मेथड है। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 मैं बेसिक थोड़ा सा और मैं इसको समझा दूँ। यहाँ पे जैसे कोई 6C2 सॉल्व करना है, 6C2, तो जैसे यहाँ पे होता है 6C4, तो अब इसको छोटा बनाते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 4 को की जगह हम 6 - 4 लिख दें, 6C2 हो गया। 6C2 को हम एक्सपेंड कर देंगे, क्या लिखेंगे, पहले 6/2 ये दोनों लिख लेंगे, फिर ऊपर से एक कम करना है 5 और नीचे से एक कम करना है 1, और जब डिनोमिनेटर में यहाँ पे जब 1 आ जाए ना तब तक सॉल्व करें, जब तक 1 ना आ जाए। तो इसको सॉल्व करना है, 2 3 = 6 और कितना हो गया 15, तो 6C2 की वैल्यू कितनी हो गई 15, ठीक है, 6C2 की वैल्यू कितनी हो गई 15। तो ये यूज होता है NCR, इसका मतलब होता है आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स or objects will be selected in NCR ways। यहाँ पे एक वर्ड हमने लिखा है डिस्टिंक्ट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, ये फार्मूला हमेशा हर जगह नहीं लगाते, जब n डिस्टिंक्ट हो उसके लिए है, ठीक है। अब इसको डिटेल में बाद में आऊँगा, इस टॉपिक क्वेश्चन कराऊंगा,
फिर ये मैंने बता दिया। इसी सी को ना कॉम्बिनेशन लिखते हैं, सी को यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं ना। जब भी सिलेक्ट करना एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो क्या यूज़ करेंगे, एन सी आर, है ना, सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, सिलेक्शन के लिए। ठीक है, जैसे मैं ये बता दूं कि जैसे 10 आइडेंटिकल रेड बॉल्स है, मुझे 4 बॉल सेलेक्ट करने हैं, तो 10 आइडेंटिकल रेड बॉल्स में 4, ये नहीं कहेंगे 10C4, क्योंकि वो सब आइडेंटिकल है। कोई भी हमें 4 उठा लूँ, आप उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ना। यहाँ पे जब तक उनको हम डिस्टिंग्विश, उनको एक काउंट करेंगे, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका होगा। लेकिन अगर वो 10 डिस्टिंक्ट बॉल्स होते, उसमें से 4 मुझे लेने होते, तब क्या होता, 10C4 वेज, 10C4 वेज। जैसे 16 प्लेयर्स की टीम है, मुझे क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है, तो क्रिकेट टीम 11 की होती है, तो 16 में से कोई भी 11, 16C11 हो गया, 16C11। ठीक है, तो यहाँ पे जब सिलेक्शन इंपॉर्टेंट हो, जैसे मैं कह दूं कि आउट ऑफ 16 प्लेयर्स, एक अभी बिल्कुल बेसिक एक आइडिया दे रहा हूँ, कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूँ, फिर उसको डिटेल में जाके क्वेश्चंस कराऊंगा। आउट ऑफ 16 प्लेयर्स, क्रिकेट, इन हाउ मेनी वेज one can make a cricket team? To be cricket team of 11 players, चाहे तो लिख लिया, क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स टू बी सेलेक्टेड, तो क्या हो जाएगा 16C11 वेज, ठीक है ना, 16C11 वेज। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ऑब्वियस है ये 16 प्लेयर जो होंगे उनकी आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट होगी, तो वो लैंग्वेज से इन्फ्रेंस मिल जाएगा। यहाँ कहीं लिखा नहीं है डिस्टिंक्ट प्लेयर, लेकिन ऑब्वियस है हर प्लेयर की आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट है, तो वो क्या हो जाएगा, फार्मूला यहाँ पे डायरेक्ट लग जाएगा 16C11। लेकिन यहीं पे अगर ये क्वेश्चन होता कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन मेक अ क्रिकेट टीम बेस्ड ऑन बैटिंग ऑर्डर, इन्हीं 16 में से 11 की टीम बनानी है बेस्ड ऑन बैटिंग ऑर्डर। देखिए, इसी में अगर यहां कर देता मैं, इन हाउ मेनी वेज वन कैन मेक अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 16 बेस्ड ऑन बैटिंग ऑर्डर। तो यहाँ बैटिंग ऑर्डर, ये अरेंजमेंट जो है बैटिंग ऑर्डर पे करना है, एक तो सेलेक्ट करना है और उनका अरेंजमेंट। तो ये मालूम इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा पहले तो 16 में से वो आप 11 प्लेयर सेलेक्ट करेंगे, 16C11, और उनका अरेंजमेंट बैटिंग पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 11। क्यों फैक्टोरियल 11 किया यहाँ पे, ये फैक्टोरियल 11 इसको समझे। देखें, जैसे ये फर्स्ट पोजीशन है, मान लो ओपनिंग है, ये सेकंड है, यहाँ पे थर्ड बैट्समैन आएगा, ये फोर्थ आएगा, और ये पूरा 11 तक। तो अगर यहाँ पे जैसे कोई एक प्लेयर, मान लें जैसे रोहित शर्मा ओपनिंग कर रहा है, उसको यहाँ भेजेंगे, तो बच्चे जो 10 प्लेयर है उनकी पोजीशन उसी के अकॉर्डिंग फिक्स होगी, तो वो एक टीम हो गई। अगर रोहित शर्मा को यहाँ भेजा जाता एक विकेट गिरने के बाद, मान ले 1 डाउन भेजा जाता, तो उसके हिसाब से फिर बचे प्लेयर की पोजीशनिंग फिक्स को अलग होती ना। अगर रोहित शर्मा को यहाँ करेंगे तो विराट कोहली फिर यहाँ प्लेस करेंगे, तो वो एक अलग टीम हो गई, वो खुद में एक अलग टीम हो गई। ये फर्क समझ में आया कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। तो पहले तो वो ये जो 11 पोजीशन है, ये जो 11 पोजीशन है, 1 2 3 4, मान लें ऐसे टोटल 11 पोजीशन है, तो पहले पोजीशन के पास मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आपके पास 11 प्लेयर है, उन 11 में से मैं यहाँ किसी को भी भेज सकता हूँ पहले पोजीशन पे। तो या तो रोहित शर्मा को भेज दें, या विराट कोहली को भेज दें, या जितने भी प्लेयर्स हैं। तो इसके पास टोटल कितने चॉइस होंगे, 11 चॉइसेस। अब कोई एक प्लेयर यहाँ फिक्स हो गया, तो नेक्स्ट वाले के पास कितना चॉइस होगा, बचे 10 चॉइस, क्योंकि अब 10 प्लेयर अवेलेबल, एक तो कोई यहाँ आ गया ना, तो अगले वाले के पास कितने चॉइस होगा, 10। फिर कोई एक प्लेयर, अब 2 प्लेयर कम हो गए ना, तो अब नेक्स्ट वाले के पास कितना बचेगा, नेक्स्ट पोजीशन पे कितने चॉइस बने, 9। तो ये इसी तरह टोटल 3 × 2 × 1, तो इसी को क्या कह देते हैं, फैक्टोरियल 11। तो ये यहाँ पे इसको ऐसे लिख दें कि पहले सिलेक्शन हो गया, ये तो सिलेक्शन हो गया,
और ये अरेंजमेंट हो गया। उन प्लेयर का अरेंजमेंट किस बेस पे? बैटिंग ऑर्डर पे। इसी को आपने देखा होगा कि बुक्स में NPR डिनोट करते, परमुटेशन, लेकिन यहाँ उसको कहने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन और बैटिंग ऑर्डर पे बेस्ड क्या हो गया? ये अरेंजमेंट। समझ में आ गया? तो अगर ऑर्डर वहाँ इंपॉर्टेंट होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अदरवाइज सिर्फ सिलेक्शन करना होगा, सिर्फ सिलेक्शन करना तो 16C11। ठीक है, मैं इसको जरा कुछ और एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, बल्कि आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ। तो एक लाइन लिखें, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स लिखें, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स at n places can be arranged in factorial n ways। जैसे 5 डिफरेंट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे ये वर्ड है इंग्लिश, कितने लेटर्स हैं? 6 लेटर्स हैं। मुझे इससे टोटल वर्ड्स बनाने हैं, तो 6 लेटर है, तो मुझे वर्ड बनाने के लिए विथ और विदाउट मीनिंग 1 2 3 4 5 ये 6 पोजीशन हो गए। पहले वाले पोजीशन के लिए कितने चॉइस हैं? यहाँ तो E आ सकता है, या N आ जाए, या G आ जाए, L I S और H। तो फर्स्ट प्लेस हैज़ 6 चॉइसेस। चॉइसेस है ना, मतलब या तो मैं यहाँ से E रख दूँ या H को रख दूँ, तो पहले के पास 6 चॉइस हो गया ना, 6 चॉइस हो गया इनटू सेकेंड। अब कोई एक यहाँ आ गया, जब तक लिखा नहीं रिपीटेशन नॉट अलाउड मान के चलेंगे, तो दूसरे वाले के पास कितने चॉइस बनेंगे? कोई एक लेटर यहाँ पे आ गया, तो अगले अब तो सिर्फ 5 लेटर अवेलेबल होंगे ना, तो दूसरे वाले के पास कितने चॉइस आएंगे? 5। फिर नेक्स्ट वाले के पास कितना आएगा? 4। नेक्स्ट वाले के पास 3, 2 और 1। तो देखिए 6 लेटर को 6 प्लेस पे कितने वेज में अरेंज किया? फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6। तो यही मैंने लिखा है कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये देखिए n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे, 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ लेटर्स हैं, 6 प्लेस पे कितने वेज में अरेंज करेंगे? फैक्टोरियल 6। ठीक है, पहला लाइन क्लियर हुआ। अब मैं इस पे क्वेश्चन देता हूँ आपको, कुछ एक फिक्स पैटर्न पे मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ। अच्छा, बुक्स में आप देखेंगे ना, तो ये लिखा होता है कि n, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट जो NC R इंटू फैक्टोरियल R, इसको लिखते हैं NPR। लेकिन इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं, बस हम इतना देखेंगे, सिर्फ अगर सिलेक्शन होगा तो ये टर्म यूज करेंगे, सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट, जैसे वहां था बैटिंग ऑर्डर पे, तो बस इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसकी बात ही नहीं करेंगे। ठीक है ना, सिर्फ एक मेथड से सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आपको पहले कुछ फिक्स पैटर्न पे प्रैक्टिस करा देता हूं, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन लिखें। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ द डिजिट, लेटर्स ऑफ द एनाग्राम, या वर्ड लिख लें। इसी को कर लें, पहले जो इंग्लिश वाला वर्ड करा है ना, इसी को कर लें। पहला, इसमें पहला पार्ट है स्टार्ट्स विद L, सेकेंड स्टार्ट्स विथ L, एंड एंड्स विथ मान लें E कर दिया।
लेटर ई. थर्ड starts with a vowel. Fourth starts with a consonant. Fifth, such that all vowels remain together. Sixth part, no two vowels remain together. पहले आपको बेसिक काउंटिंग का रूल आना चाहिए, उसके लिए एक क्वेश्चन मैंने दिया है. समझ में आ गया? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंग्लिश सच दैट इट स्टार्ट्स